Okay, student, listen me carefully. Today we are starting with a new concept of your NTSC MAT, which is called data sufficiency. ठीक. Now what do we mean by? Basically ये भी एक रीजनिंग टेस्ट है. ठीक. तो ये रीजनिंग बेस्ड ही है. Now what we will discuss. ठीक. देखिए, in the test a question, 2 or 3 statements are given. देखिए पहले क्या होगा कि whenever you are starting this kind of questions, आपको 2 statements और 3 statements दी जाएगी. ठीक. Read the statement carefully and seek all possible combination which could be sufficient for answering the questions. मतलब उसको आप पूरा अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए. A single statement or a statement with least combination which could be sufficient for answering the question will be your answer. अब देखो कई बार क्या होता है कि हम इस चीज को स्टडी तो कर लेते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि what I want to say. अब ऑप्शन देखिए. देखिए मेरे पास क्वेश्चन दिया गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज 2x plus 10 is equal to 35 and he said what is x. क्या कहा गया बच्चे? What is x? देखिए whenever you will write 2x plus 10 is equal to 35, तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे. 2x is equal to 25 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 बाई क्या हो जाएगी बच्चे? 2 और वी कैन से 12.5 हो जाएगा ना. नाउ इफ आई चेक दिस इक्वेशन x plus y is equal to 7. अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं x plus y is equal to 17 को स्टेटमेंट नंबर 2 मानूं तो कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद दिस इक्वेशन? yes or no everyone? आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर आ रही है. यस सर. तो टेल मी, क्या मैं इस इक्वेशन को देख के x की वैल्यू निकाल सकता हूं इसमें से? नो सर, अकेले नहीं है. हाँ, अकेले नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं कर सकता ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको आंसर दे देगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड, तो सेकंड आपको इंडिपेंडेंटली क्या नहीं देगी आंसर? x का आंसर नहीं देगी. फॉर दैट यू विल नो कि आपका y क्या है. सपोज कीजिए आपको वो कह देता है कि y इज इक्वल टू 5, तो फिर आप यहाँ y की वैल्यू 5 फिल करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या होंगे बच्चे, यहां से रीड कीजिए, ध्यान से देखिएगा. वी विल चूज ए इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट. इसका मतलब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ये बार बार नहीं दिखा सकूंगा. तो आपको ऑप्शन ए प्रेस करना है अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपके आंसर को क्लियर कर देते हैं. ओके. नंबर 2, बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट. बट आपके पास 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है. मतलब पहली से आपको आंसर मिल जाएगा बट दूसरी से आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो यू विल प्रेस ए. नाउ फॉर बी, इफ स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आंसर नहीं दे सकती बट स्टेटमेंट 2 आपको क्या दे रही है? आंसर दे रही है. तो आप किसको प्रेस करेंगे? बी को. ठीक. सी, इफ बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर सफिशिएंट. अब सी ऑप्शन में कब प्रेस करूंगा? जब आपको दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के क्या देना होगा? आंसर देगा होगा. मतलब इंडिपेंडेंटली वन कैन नॉट आंसर योर क्वेरी एंड सेकंड स्टेटमेंट will not answer your query. तो आपको दोनों को मिला के आंसर देना होगा. नाउ फॉर डी, डी क्या रीजन है बच्चे? 1 एंड 2. अगर आप 1 और 2 दोनों को मिक्स कर लो तो भी आप आंसर नहीं दे सकते. ठीक. तो ये आपके पास क्या है?
ऑप्शंस। अच्छा, किसी को मैं जब हम किसी और क्वेश्चंस को लेंगे तो हो सकता है सम व्हाट ऑप्शन ई इज देयर, तो फिर हम ई में भी देखेंगे कि क्या है। गॉट माय पॉइंट? अब चेक कीजिए हमारे इस क्वेश्चन को, जिसको मैंने अभी देखा था, तो इसमें तो 1 इज सफिशिएंट बट 2 इज नॉट सफिशिएंट। तो मैं किस आंसर को प्रेस करूंगा बच्चे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गॉट इट? यस सर। अब चलिए मैं अब दूसरी स्टेटमेंट पे आता हूं। वैसे तो इसमें आंसर है बट हम वैसे ही कर रहे हैं। देखिए, व्हाट इज एक्स? देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट से हम एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते इंडिपेंडेंटली। व्हेन आई विल सॉल्व सेकंड, तो यस, आपको सेकंड स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली किसकी वैल्यू दे रही है? एक्स की वैल्यू दे रही है, बट आपको फर्स्ट स्टेटमेंट एक्स की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही। तो व्हाट यू कैन से? Sir, statement 2 is only sufficient to answer. 2 इज ओनली सफिशिएंट, तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चे? बी। बी होगा। गॉट माय आंसर? यस सर। तो इस तरह के हमने आज, यस, आज हमने इसी तरह के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहले तो ए बी नोट कर लीजिए बच्चे, व्हाट इज ए बी सी एंड डी। अच्छा, एक चीज देखिएगा, नोट कर लीजिएगा क्योंकि बार बार मैं नहीं दिखा पाऊंगा। देखिए, ए कब प्रेस करेंगे? if data of statement 1 alone is sufficient to answer the question while the data of statement 2 alone are not sufficient, for A. For B, if the data in statement 2 alone is sufficient but not 1, तो B. अब next, C, if the data of statement 1 और statement 2 alone are sufficient, यानी दोनों जरूरी हैं। D, if the data in both the statement are not sufficient, यानी दोनों का डाटा sufficient नहीं है। अब देखिए, गिव आंसर ई इफ द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड टुगेदर आर नेसेसरी। अब देखो ई क्या है? नेसेसरी। और जो हमारे पास सी था वो कौन सा था? सफिशिएंट। ओके, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल अभी मैं आऊंगा, बट बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। रीड इट केयरफुली। डाटा को रीड कीजिए और फिर हम इसको देखते। A only 1, B only 2, C both A and B, T not 1 and 2, and E necessary for that. अब देखिए उसने क्या कहा, दुर्गापुर इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ द मीरपुर। अब देखिए, मीरपुर से दुर्गापुर 8 किलोमीटर है, which is 162 किलोमीटर अवे ऑफ अचलपुर। अब देखो, अब हमें ये नहीं दिया कि मीरपुर और अचलपुर में क्या डायरेक्शन सेंस है। चलिए कोई बात नहीं, आगे उसने क्या कहा, अचलपुर इज 69 किलोमीटर अवे फ्रॉम बिजनौर, which is 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम दुर्गापुर। हमें क्या फाइंड आउट करना बच्चे? हमें अचलपुर और दुर्गापुर के बीच में क्या फाइंड आउट करनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट ऑप्शन यू विल चूज आफ्टर रीडिंग दिस डाटा? हाँ, आप बोल सकते हैं। सर बी। बी, व्हाई? Sir, because we have a common point Bijnor
we don't have the direction sense, but we can figure out. Sir, हाँ, अब आपने K69. आपने ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यू हैव सेड कि हमें डायरेक्शन सेंस का नहीं कुछ पता कि वो किस डायरेक्शन में। सर डी होगा ऑप्शन। इसमें आपका ऑप्शन क्या जाएगा बच्चे? डी जाएगा, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी तो हाउ विल यू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो ये डाटा आपके लिए क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। सर वो हमें कभी कभी अगर हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड करना पड़ जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। एक बार दोबारा से बोलो, क्या कह रहे हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो डायरेक्शन सेंस इसलिए ना कि वो किसी भी डायरेक्शन या फिर किसी भी वे में उसको फाइंड कर सकते हैं, और कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि वो आपके पास कोई भी इस तरह से आपके पास है नहीं। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूं। देखिए मैथमेटिकल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD? हमें स्क्वायर ABCD का क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? एरिया फाइंड आउट करना। देखिए क्या कहा, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? जब वो स्क्वायर है तो इसका मतलब उसकी ईच साइड को हम क्या बोल सकते हैं? 4 बोल सकते हैं ना, क्योंकि यस। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अ साइड CD and the sum of the length of side AB plus CD is 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए, अगर मैं ये कर लेता हूं कि लेट अस सपोज this is A, B, C and D. What he said, the difference between the length of the side CD and sum of sides AB and CD is this one. अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको सपोज किया x और इसको भी क्या सपोज किया x। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? CD और इन दोनों का सम, इन AB और CD का सम कितना हो जाएगा? 2x, और उसका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू किसके आ गया? 4 सेंटीमीटर के। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 के इक्वल आ सर गई। बी। यस यस यस, तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर सी। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है बच्चे कि आपके पास ये 4 स्टेटमेंट है ए, जिनको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज ई। एंड हियर आई एम सेंडिंग यू द पोल। पोल में फिल कीजिए व्हाट इज योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन।
हाँ जी बिल्कुल, अब आ जाइए बच्चे, आई एम शोइंग यू द आंसर। इसका आंसर वेरी गुड, जिन्होंने भी किया इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? सी आएगा। रीजन, क्योंकि आप फर्स्ट वाले से भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और आप सेकंड स्टेटमेंट से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो इसको हम किस आंसर में लेंगे? सी वाले ऑप्शन में क्या करेंगे? कंसिडर। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस, नो सर। ओके, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चे, आई एम जस्ट गिविंग यू द पोल और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा एक चीज बताओ, व्हेन वी सी द फर्स्ट वन, तो चाइना सीक्रेट सर्विस सेड बिटवीन 7 to 10, तो बिटवीन 7 to 10 तो कौन सी डेट आती है? 8th and 9th of May। एंड जापान स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट बिटवीन 5 to 10, तो 5 to 10 के बीच में क्या आती है? अगर मैं इन दोनों को भी कंबाइन कर लूं तो भी मेरे पास रिजल्ट कौन सा आ रहा है? 8th and 9th में। तो मेरे को ये बताइए, क्या मैं इससे कह सकता हूं कि इस डेट को ही ये चीज हुई है? यस, ओरली बोल दीजिए, यस और नो। तो सर यस। सर डी। अब देखो बच्चे ना, मैं अगर मैं इफ आई कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट तो भी मेरे पास एक क्लियर कट डेट नहीं बन रही, तो मेरे को अभी भी पॉसिबिलिटी मिल रही है कि इट मे पॉसिबली बी 8 और पॉसिबली बी 9। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा होगा? डी, कि ये डाटा क्या नहीं, on which date of a particular year was Aryabhat commissioned into the earth orbit। तो मैं किस पे जाऊंगा बच्चे? किस ऑप्शन को टिक करूंगा? ऑप्शन डी को, क्योंकि ये वाली चीज मेरे को डेफिनेटली प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रही। ओके, और चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने डी को ऑप्ट किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th में आ रहा। यस, रीड इट केयरफुली, फिर हम इस पे आएंगे दोबारा से। और
इन क्वेश्चंस के लिए मैं 90 सेकेंड्स आपको प्रोवाइड करूंगा। टू गेट द आंसर। वेरी गुड। चलिए टाइम अप। देखिए आप में से जितने लोगों ने भी आंसर किया उनके आंसर ये आ चेक कीजिए। अब आइए क्या कह रहा है। ही सेड हु अमंग द MTRK एंड Q इज द टॉलेस्ट। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से टॉलेस्ट कौन है। चलिए तो टॉलेस्ट के लिए हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करी, पहले ये इस स्टेटमेंट से चेकआउट करते हैं। ठीक है, रीड इट केयरफुली। ही सेड T इज टॉलर देन R। तो मैंने ये लिख दिया कि T इज टॉलर देन R। M and Q are shorter than K। अब देखिए M and Q शॉर्टर है किससे? K से। फिर से देखिए इसमें किसका रेफरेंस नहीं आया बच्चे? यहां लिखा है ना M and Q। यहाँ पे कुछ और भी लिखा होना चाहिए था। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या है, मिस है। चलिए कोई बात नहीं। नहीं दूसरे सर, क्वेश्चन। वो ऐसा है कि T इज टॉलर देन R M एंड Q, यानी R M और Q हाँ तीनों से तीनों बड़ा है। तीनों से। वेरी गुड। T इज टॉलर देन R M एंड Q। तो T इन तीनों से क्या है और आगे लिखा हुआ एंड शॉर्टर देन K। इसका मतलब इसमें से सब आगे कौन सा आएगा? K आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताती है बच्चे, सबसे टॉलेस्ट कौन है? K इज द टॉलर वन। फर्स्ट स्टेटमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरा ये R T and M are shorter than K but taller than Q। देखो दूसरी स्टेटमेंट भी आपको क्लियर कट बता रही है कि हु इज द टॉलेस्ट वन। के फर्स्ट स्टेटमेंट ने भी क्लियर कर दिया कि हु इज द टॉलेस्ट वन। के सेकंड स्टेटमेंट ने भी क्लियर कर दिया कि हु इज द टॉलेस्ट वन। के तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, किस ऑप्शन पे जाएंगे हम? सी ऑप्शन पे जाएंगे कि हम दोनों स्टेटमेंट से ही इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? यस। चलिए 14 क्वेश्चन में आते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 14। Yes, very good. Question number 14. So we have to do 14 or 15? 14 बचे, 14। वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी? कोई भी बच्चा मेरे को एक्सप्लेन करना चाहे। आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। ई ऑप्शन किसने प्रेस किया बच्चे? ऑप्शन ई। सर मैंने पहले डी करा था, फिर 15 को देख के सर मैंने फिर चैट बॉक्स में ही डाला। सर ई। हाँ देखो क्यों ई। आपको ना इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में एक डिफरेंस बताना है। देखिए क्या पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, P इज अ ब्रदर ऑफ K एंड T। तो इसने कहा कि यस P इज अ ब्रदर ऑफ K एंड T। इसमें जस्ट हमें क्या मिल रही है कि इंफॉर्मेशन मिल रही है कि P किसका ब्रदर है, K और किसका ब्रदर है, T का ब्रदर है। ओके, स्टेटमेंट 2 देखिए, आगे उसने लिखा है T इज अ डॉटर ऑफ Q एंड सिस्टर ऑफ, देखिए ध्यान से, T इज अ डॉटर ऑफ Q एंड सिस्टर ऑफ क्या है, सॉरी एंड सिस्टर ऑफ एम्स डॉटर। तो अब हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, ट्रीट करें, बस ये देखिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं। ठीक, अब उसने, अब आपको P और M में क्या करना है, रिलेशन करना है। पहले तो ये बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड M? सर एम पेरेंट में से कोई भी और पी सन है उनका। यस, इसका मतलब क्या होगा कि M किस टाइप में होगा, पेरेंटल साइड में होगा, और P उनका क्या होगा, सन होगा। अब देखो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट की भी जरूरत है और किस स्टेटमेंट की भी जरूरत है,
जरूरत है। तो दैट्स वाई मैं क्या कहूंगा बच्चे, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ई ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। लेकिन सर दोनों मिला के भी आंसर तो कुछ मिल नहीं रहा ढंग का ऐसे। चेक कर लो बच्चे, बनाऊं? यस सर। चलिए, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो बनेगा भी, लीजिए। अब इसमें ना छोटे छोटे स्टेटमेंट के साथ शुरू कर, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब उसने पहली स्टेटमेंट दे दी कि P इज अ ब्रदर ऑफ K एंड T, आप इसको नंबर 1 कर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा है, आप स्टेटमेंट 2 T इज अ डॉटर ऑफ Q, इसको स्टेटमेंट 2 कर लो, ठीक है। अब उसने क्या कहा, T इज अ सिस्टर ऑफ M's डॉटर, अब यहां पे आ जाओ, T इज अ सिस्टर ऑफ M's डॉटर, इसको ऑप्शन क्या सपोज कर लो, 3 ऑप्शन सपोज कर लो। अब अगर आप इन 1 2 एंड 3 को मिलाओगे तो आपको क्या P और M में रिलेशन नहीं दिख रहा? चेक कर लो। नहीं सर। हाँ, किस किस को नहीं पता चल रहा है? यस, वेरी गुड। बताओ तो सही ना, फिर ही हम इसको थोड़ा सा आगे बनाएंगे। इसको ना अपने, इसको बोलते हैं हम ब्लड रिलेशंस। इसको थोड़ा सा अपने वाली पोजीशन पे लेके देखो। इसको हम ऐसे लेते हैं कि इसको एक स्टेट में रखो, ये होगी एक स्टेटमेंट, सेम पेयर में T इज अ डॉटर ऑफ Q, ठीक है। T क्या है, Q है, एंड T क्या है, सिस्टर ऑफ M's डॉटर। और एक चीज उसने और लिखी थी भी कि T है जो M की जो सिस्टर है उसकी भी क्या है, डॉटर। और P क्या था, ये डॉटर होगी ना, P उनका ब्रदर है, ठीक है। तो ये P आ गया लोअर केस में, ये तो सन की पोजीशन में आ गया। अब एक चीज देखो, M की डॉटर, तो P और M में किसका रिलेशन हो रहा है, पेरेंट्स और सन का रिलेशन ही हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ई ऑप्शंस में लेके जाएंगे, क्योंकि सर दोनों टी हाँ, इज डॉटर ऑफ क्यू एंड सिस्टर ऑफ एम डॉटर, यानी एम की जो बेटी है वो टी की बहन है। हम्म, हाँ तो फिर T की बहन है, तो इसका मतलब क्या होगा, P की भी बहन ही होगी ना। तो वो सर वो तो पी की बहन तो एम की बेटी हुई, पी का एम कौन हुआ? हाँ तो फिर मेरी बात सुनो, उसने क्या लिखा है, M's डॉटर। अब देखो, इसने लिखा है T इज अ डॉटर ऑफ Q एंड सिस्टर ऑफ M's डॉटर, ठीक। यानी जो भी M की डॉटर हुई, T इज अ डॉटर ऑफ Q एंड सिस्टर ऑफ M's डॉटर। अब देखो ये हुई ना, M की जो डॉटर हुई वो T की क्या हो जाएगी, बहन। बहन हो जाएगी। और T का P क्या है, ब्रदर है। तो P और M के बीच में क्या रिलेशन हो गया, सन और पेरेंट्स का ही हो गया ना। कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार ध्यान से सोच ले, ठीक है।
इसी एक हमारे पास ये भी टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन, याद है आप सबको ना? तो हम उनमें भी ये वाले क्वेश्चंस क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए और क्वेश्चंस पे लेके आता हूं थोड़े से। मैथमेटिकल भी होते हैं बच्चे, नॉन मैथमेटिकल भी होते हैं, ठीक। चलिए एक थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं, कैन वी फाइंड इट आउट और नॉट। इज x इज इक्वल टू y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा। चलिए आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं कि अपने आप करोगे? सर कर लेंगे। चलो करो ट्राई। ये बच्चे मैंने आंसर फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, चेक करिए। इज इट ओके और नॉट? यस सर। अब आइए दूसरे से। दूसरे वाला तो बड़ा सिंपल है बच्चे। व्हेन यू से x माइनस 50 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 50 होल स्क्वायर, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ना, x माइनस 50 इज इक्वल टू y माइनस 50। 50 से 50 कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो देखो आप फर्स्ट स्टेटमेंट से भी प्रूव कर सकते हो कि यस x इज इक्वल टू y। आप सेकंड स्टेटमेंट से भी प्रूव कर सकते हो कि यस x इज इक्वल टू y। तो किस ऑप्शन पे आप जाओ? यस, वेरी गुड। ए पे या बी पे? सर सी ऑप्शन होगा। देखते हैं। अच्छा इसमें ना मैंने एक आपको ना ये यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से चेंज हुए थे, तो ये ऑप्शन भी चेक कर लो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ए, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकती है। बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, मतलब दोनों में से किसी एक में। यहां पे क्या था, नॉट बाय अदर। सी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, मतलब दोनों ही होनी चाहिए बट एक नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है बच्चे, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर ऑफ द स्टेट। अब किस ऑप्शन पे जाओगे, इसको देख। सर बी। बी क्यों?
सर क्योंकि दोनों स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि x इज इक्वल टू y है। नहीं, इसमें तो लिखा है बच्चे अलोन। देखो डी नहीं लिखा, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाई, डी। सॉरी सॉरी सॉरी, सर इफ b द, होगा। सर बी नहीं नहीं डी नहीं होगा बच्चे, ऑप्शन इसका बी ही होगा। डी तो सर है ये अगर दोनों से ना होता। ठीक है, तो हम उस पे जाएं। समझ रहे मेरी बात? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चेक करो जरा, और हम इसमें किस ऑप्शन पे जाएं। ध्यान से रीड करना है इस क्वेश्चन को, साइंटिफिक क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए कोई भी बोल के बताइए मेरे को आंसर, आपके आंसर तो आ गए मेरे पास वहां पे। एनीवन कि मैंने ये चूज किया है और मैंने इस वजह से इसको चूज किया है। सर मैंने डी चूज किया है क्योंकि सर दोनों में रिलेशन नहीं आ रहा, वॉल्यूम है और सर टोटल अमाउंट ऑफ सीमेंट। अच्छा इसने क्या पूछा है बच्चे, पहले वाले क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी टन्स ऑफ सीमेंट विल बी नीडेड फॉर द फाउंडेशन ऑफ द अपार्टमेंट ऑफ द बिल्डिंग। द एंटायर बिल्डिंग विल रिक्वायर 5000 टन्स ऑफ सीमेंट। तो इससे हम फाउंडेशन पे नहीं बता सकते कि कितना होगा, समझ रहे हो ना? नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट नीडेड फॉर द फाउंडेशन इज, क्या लिखा हुआ है, 1000 क्यूबिक यार्ड्स। तो ये भी डाटा हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कि कितने टन लगेगा, और ये भी डाटा हमारे पास सफिशिएंट। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे फॉर दिस क्वेश्चन? डी। डी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, किस ऑप्शन पे जाएंगे? डी ऑप्शन पे। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। अच्छा एक चीज बताओ, पहले कभी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं whenever you are preparing for NTSC या कुछ इस तरह से? नो सर। ठीक है सर डॉलर वगैरह और रिलेशन वाले। बच्चे, ये सारा कुछ ही एक जैसा ही है। ठीक है, अब आइए 39th क्वेश्चन पे लेके आता एंड आई रिक्वायर्ड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि क्या इसका सही में आंसर होगा। है तो बेसिकल रीजनिंग ही है बच्चे, बेसिक रीजनिंग है जिसको आपने थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये जो 39 क्वेश्चन है ना,
चलिए कोई बात नहीं, रीड कीजिए क्या होगा। वैसे तो शायद हो सकता है आपको आंसर दिख गया हो, बट हाउ विल यू चूज दैट क्वेश्चन? पार्टिसिपेट किया करो। He said there are 30 members in a club. How many of the members are female liars? अच्छा, 10 members are ladies. तो क्या मैं इससे लॉयर वाली कुछ बात फाइंड आउट कर सकता हूं? नो। 20 members are lawyers. तो इससे भी मैं क्या नहीं कर सकता? उसमें से फीमेल कितनी होंगी ये भी मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो मैं किस ऑप्शन को चूज करूंगा? डी। ऑप्शन डी। गॉट इट? और ये देख लीजिए आपका रिजल्ट। गॉट माय पॉइंट? तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने क्या बोला अभी? डाटा सफिशिएंसी। बेसिकली दिस इज अ टॉपिक रिलेटेड टू रीजनिंग।